यस, गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। ये जो मैं आपको क्विज़ सॉल्व करवा रही हूँ, ये जो हमारे टेलीग्राम पे 9:10 पे शाम को जो क्विज़ चलती है, ये उसका सॉल्यूशन है। ठीक है जी, डेली क्विज़ होती है और इसका डेली सॉल्यूशन मिलेगा आपको। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसका देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आपको है ना वर्ब सही सेलेक्ट करनी है, सही वर्ब फिल करनी है। तो देखिए जो मेरा सब्जेक्ट है वो है यहाँ पे माई फादर। माई फादर के अकॉर्डिंग वर्ब आ गई वर्क्स, है ना, इन ए बैंक, कि मेरे पापा जो है वो एक बैंक में जॉब करते हैं, है ना। एंड माई ब्रदर, अब मेरा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, माई ब्रदर। कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे डाउट हो सकता है कि मैडम एंड से जुड़े हैं ना दो सब्जेक्ट, तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे एंड से दो सब्जेक्ट नहीं जुड़े हुए, यहाँ पे एंड से दो सेंटेंस जुड़े हुए हैं। ठीक है, किसी भी सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है, सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, उसके बाद में आती है वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट सेंटेंस को देखूँ तो आप देखिए ये क्या है, माई जो फादर है ये फर्स्ट सब्जेक्ट है, वर्क्स जो है इसके लिए वर्ब है, और इन ए बैंक ये अपने आप में क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब आ गया हमारे पास एंड, और एंड के बाद नया सेंटेंस स्टार्ट हो गया, है ना। एंड के बाद अगर मैं नई सेंटेंस की बात करूं तो देखिए यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट मेरा, माई ब्रदर। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है मेरा यहाँ पे, माई ब्रदर। एक सेकेंड, यस, माई ब्रदर जो है वो मेरा सब्जेक्ट है, ये अपने आप में क्या है, सिंगुलर है। और याद रखना जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो उसके लिए वर्ब भी सिंगुलर आती है। ये बात 100% सही है, इसका आपको कहीं पर कोई भी एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। ओके जी, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसके लिए वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी। ठीक है, टेंस के अकॉर्डिंग होता है, ये भी मैं बता दूं आपको, है ना, अकॉर्डिंग टू टेंस। कल को डिड लगा रहे हो तो डिड जो है वो सिंगुलर और प्लूरल नहीं होती, केवल वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है। ठीक है, तो देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। अब कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो सकती है, हमें पता कैसे चलेगा कि जो वर्ब है वो सिंगुलर है। तो देखिए जो वर्ब सिंगुलर होती है उसके लास्ट में है ना एस होता है। जैसे अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे मेरा सेकंड ऑप्शन भी कट चुका है और फोर्थ ऑप्शन जो है वो भी कट चुका है ना, क्योंकि इन दोनों के लास्ट में एस नहीं है। अब मेरे पास बचे दो ऑप्शन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है, ध्यान से समझिए इसे। देखिए यहाँ पे क्या है, दोनों तरफ एस तो आ गया, अब सही कौन सा है, इस चीज़ को समझने के लिए देखिए यहाँ पे ना एक कंसेप्ट लग रहा है। क्या होता है, ऐसे वर्ब्स जिनके लास्ट में क्या हो, वाई हो, और वाई से पहले एक हो कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट क्या होता है, हो सकता है आपका ये क्वेश्चन हो। तो देखिए कुछ 5 ऐसे ना इंग्लिश में लेटर होते हैं, ए, ई, आई, ओके, ओ एंड यू। ठीक है, ये 5 लेटर होते हैं। अगर इन पांचों को छोड़ दिया जाए, इन पांचों को तो वोवल कहते हैं, ठीक है, हिंदी में कहा जाता है स्वर। इन 5 लेटर्स को छोड़ के बाकी जो वर्ड्स बच जाते हैं, जितने भी लेटर बचते हैं इंग्लिश में, वो सारे के सारे क्या हैं, कॉन्सोनेंट हैं। तो यहाँ पे हमारा कंसेप्ट क्या कह रहा है कि अगर आपको किसी वर्ब के लास्ट में वाई मिले और वाई से जस्ट पहले क्या मिले, एक कॉन्सोनेंट मिले, तो उसे सिंगुलर बनाने के लिए आप वाई को हटा दें और उसकी जगह पे क्या लगा दें, आई ई एस लगा दें। ठीक है, हम क्या लगा देंगे, आई ई एस लगा देंगे। अब आई ई एस लगा देंगे, इसका मतलब अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं यहाँ पे, तो आपको पता लग गया होगा कि हमारा आंसर क्या होना चाहिए, है ना। देखिए फर्स्ट में तो सीधा ही एस लिखा हुआ है, पूरा स्टडी की स्पेलिंग है, और वाई हटाया भी नहीं उसने, इसका मतलब वो तो गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जिसका आंसर ऑप्शन सी है वो देख लें। ओके जी, चलिए अब बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ही, मेरा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, ही। ठीक है जी, देखिए सब्जेक्ट है मेरा यहाँ पे ही। अब ही मेरा सब्जेक्ट है, इसका मतलब वर्ब तो आएगी सिंगुलर। ठीक है, अब पता कैसे चलेगा, सिंगुलर वर्ब की अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट जो है वो भी सिंगुलर है और वॉज जो है वो भी सिंगुलर है ना। तो देखिए यहाँ पे पहली बात तो ये कि यहाँ पे ना पैसिव वॉइस की हल्की सी नॉलेज और होनी चाहिए आपको। ठीक है, क्या होता है कि जो इज आर एम और वॉज वर, ये ना छोटी सी बात है, पूरा पैसिव वो टॉपिक चाहिए आपको नहीं आता, फिर भी आप ऐसे समझ सकते हो क्या होता है, इज एम आर या फिर वॉज वर, इनके बाद में आपको कई बार आपने पढ़ा होगा थर्ड फॉर्म भी आती है ना। लेकिन वो आती कब है, जब सेंटेंस जो है ना वो किस में हो, पैसिव में। एक्टिव पैसिव का आपने टॉपिक सुना होगा, पैसिव में हो। ओके, कब आती है, अब इस चीज़ को थोड़ा सा देख लें। ये इज आर एम और वॉज वर के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी पैसिव वॉइस में। आपको कैसे पता चलेगा कि सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, उसके लिए देखिए सेंटेंस की स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट, उसके बाद में है वर्ब, और उसके बाद में है ऑब्जेक्ट, है ना। वर्ब का मतलब क्या होता है, काम। एक आसान भाषा में आप पैसिव वॉइस अभी 1 मिनट में समझ सकते हो। देखिए वर्ब का मतलब क्या होता है, काम, है ना।
अब ये जो काम है ना, आप चेक कर लेना, ये बंदा बैठ के, ये बंदा काम कर रहा है कि ये कर रहा है। जैसे आप पढ़ रहे हो, है ना, अगर आप मान लो कुछ पढ़ रहे हो, मान लीजिए रीड लिख दूँ मैं आपके लिए, रीड, ठीक है। अब रीड का काम कौन कर रहा है, सब्जेक्ट कर रहा है या फिर ऑब्जेक्ट कर रहा है? अगर मैं आपके सेंस में कहूँ तो आप सब्जेक्ट हैं, आप कर रहे हैं, इसका मतलब ये सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में, क्योंकि सब्जेक्ट खुद एक्टिव है, सक्रिय है। ओके जी। और अगर सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा होता, ऑब्जेक्ट काम कर रहा होता, इसका मतलब सेंटेंस होता एक्टिव पैसिव वॉइस में। ओके जी। तो इज, आर, एम और वॉज वर्ग के बाद में थर्ड फॉर्म कब आती है, जब सेंटेंस हो पैसिव वॉइस में। ठीक है। अब अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन की, तो वो क्या कह रहा है, ही केम टू दिल्ली रिसेंटली, वो भी हाल ही में ना दिल्ली से आया है। ये सेंटेंस देखो, वो खुद आया है, इसका मतलब सेंटेंस तो एक्टिव वॉइस में है, इसका मतलब है वॉज भी नहीं आ सकता। करेक्ट वर्ब है आपके लिए यहाँ पे, ऑप्शन क्या बचता है, वॉज, सॉरी हैज़। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखें। देन थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको। यस, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले लिखा हुआ है आपके लिए यू विल। ठीक है जी, यू विल, विल मतलब होता है मोडाल्स, और मोडाल्स के बाद में कुछ भी याद नहीं रखना होता। अगर मोडाल्स के बाद में हैज़, हैव, हैड की ज़रूरत पड़े ना, तो आप किसको सेलेक्ट करेंगे, हैव को सेलेक्ट करेंगे। हैज़ और हैव कभी भी नहीं आते, कहीं पर आपको इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। बिल्कुल 100% बात है ये कि मोडाल्स जो होते हैं, ये 13 मोडाल्स होते हैं, जैसे विल, शैल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, ठीक है, नीड, डेरंट, ऑट टू, यूज टू, ये 13 मोडाल्स होते हैं। ओके, इनके बाद में फिक्स है कि हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। पहली बात तो ये, इस बात का ख्याल रखें। भी हम सोच लें कि मैम थर्ड जो फोर्थ नंबर ऑप्शन है वो भी तो है, कि नन ऑफ दीज भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता था, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फिनिश्ड लिखा हुआ है। और सभी जानते हैं कि जब किसी वर्ब के लास्ट में ईडी लिखा हो तो लगभग वो सेकंड फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म ही होती है ना। बट मोडाल्स जो है वो तो बेचारा हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेता है। अब ये है थर्ड फॉर्म, तो हैज़, हैव, हैड के बाद में थर्ड फॉर्म आ सकती है ना। और हैज़ और हैव जो है, इसका यूज़ हम कर नहीं सकते मोडाल्स के बाद में, केवल हैव आता है, इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे हैव। ओके जी, अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, किसी स्पेशल टॉपिक पे आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो भी आप बता देना, मैं करवा दूंगी आपको। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, आगे लिखा हुआ है, इसमें सब्जेक्ट है मेरा आई, है ना, आई ब्लैंक यू फॉर एन आवर। ठीक है, अब देखिए टीचिंग की बात हो रही है कि मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ 1 घंटे से, कुछ ये सेंस है। तो आप सभी जानते हैं आई के साथ हमेशा क्या लगता है, हैव लगता है। इसका मतलब मेरा ऑप्शन ये तो कट गया और ये भी कट गया, 2 गए। अभी हमने थर्ड क्वेश्चन के अंदर पढ़ा कि हैज़, हैव, हैड के बाद में तो जी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। एक बात और याद रखना, इसके बाद में और कोई भी फॉर्म वर्ब की नहीं आती। ठीक है, हैज़, हैव, हैड के बाद में पूरी इंग्लिश में 2 ही कंडीशन बनती हैं, या तो आपको इनके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी या आपको इनके बाद में डायरेक्ट नाउन मिलेगा। कहीं पर भी पढ़ लेना, आपको और कोई भी सिचुएशन नहीं मिलेगी। ओके जी, या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी या फिर क्या आएगा, डायरेक्ट नाउन, प्रोनाउन, इनमें से कुछ आएगा। ठीक है, तो अब आई लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या आना चाहिए, हैव। आई के अकॉर्डिंग हैव आएगा, ये तो हम जानते ही हैं। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने हैव को सिलेक्ट किया तो मेरे पास बच गए 2 ऑप्शन। बट हैज़, हैव, हैड के बाद में तो क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे सिर्फ टीचिंग लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भी गलत था। करेक्ट ऑप्शन इज 4 नंबर। ओके जी। देन क्वेश्चन देखिए 5th नंबर। 5th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू ब्लैंक। अब देखिए यहाँ पे आपसे ये डिमांड कर रहा है प्रीपोजिशन की। ये देखिए स्ट्रक्चर कौन से टेंस की बन रही है, ये टेंस के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है एक तरीके से, है ना। तो देखिए ये स्ट्रक्चर बन रही है यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यू की, है ना। देखिए कैसे, पास्ट है, हैड है, इसका मतलब पास्ट टेंस है। मैं आपको परफेक्ट कंटिन्यू की स्ट्रक्चर बताती हूँ। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू की क्या होता है, इसमें हैड आता है, हैड के बाद में आती है बीन, ओके, बीन, और बीन के बाद में होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, उसके बाद में लिखा जाता है सिंस। ठीक है, सिंस या फिर फॉर, और इसके बाद में होता है टाइम। ठीक है, सिंस 4 के बाद में टाइम दिया जाता है। अब इस सेंटेंस की स्ट्रक्चर को देखिए, बिल्कुल हैड लिखा हुआ है, उसके बाद में बीन भी है, और आगे क्या है, वेटिंग। बिल्कुल ठीक है जी, ये हमारी जो सिचुएशन है ये बिल्कुल फॉलो हो रही है ना, ये वाली कंप्लीट हो रही है। अब आगे सिंस और 4 में से एक चीज़ आनी चाहिए। अब इस चीज़ को देखिए क्या कह रही है यहाँ पे, सिंस और 4 का कैसे पता चलेगा, है ना। इस चीज़ को देखिए, ये सिंस और 4 जो है ना, इसका यूज़ मैं आपको बताती हूँ। देखिए सिंस जो है इसका यूज़,
इसका यूज़ हम करते हैं कब? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जब हमारे पास समय फिक्स हो, फिक्स करके कोई हमें बता दे कि ठीक है, अब जैसे आपको ये कहा जाए कि आपकी क्लास शाम को 9:30 बजे लगेगी। अगर ये मैं कहूँ 9:10 पे लगेगी, मतलब मैंने आपको समय दे दिया बिल्कुल फिक्स, ठीक है। इस सेंस में तो आएगा सिंस आएगा इसका यूज़, ठीक है, सिंस का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आपकी क्लास है ना कल लग जाएगी, अब कल तो लग जाएगी भी, कल बहुत बड़ा होता है, कब लगेगी नहीं पता, तो इस सिचुएशन में हम क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है? आई हैड बिन वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा सुबह से इंतज़ार कर रहा हूँ, सुबह से। अब सुबह हमें पता है कब होती है, सुबह मतलब 4 बजे से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ और तुमने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की। अगर मैं ये कहूँ तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? सेंस आएगा, ठीक है जी। मैं मान के चलूँ आपको मेरा क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो आप पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कमेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6 नंबर, एक सेकेंड, यस, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर है यहाँ पे आई डू नॉट नो वेयर, आई डू नॉट वेयर। अब यहाँ पे इसने डिमांड की है वर्ब की, ठीक है जी। अब देखिए वर्ब लगाने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना होगा? पहले इनमें से देखना होगा सही कौन सी वर्ब है ना, सिचुएशन कौन सी वर्ब की सही है। सबसे पहले इसने क्या यूज़ किया है? कुड, ओके, इसने क्या यूज़ किया है? कुड। और आगे इसने क्या यूज़ किया है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, गो की थर्ड फॉर्म गोन होती है, ये आप सभी जानते हैं। तो सबसे पहले तो एक ऑप्शन कट गया। अभी अभी हम पढ़ के आए हैं कि जो कुड होता है मोडाल्स है ना, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, है ना, ये मोडाल्स हैं। इनके बाद में क्या आता है? हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन तो कट चुका है। अब मेरे पास बचे 3 ऑप्शन पीछे, है ना, 3 ही ऑप्शन बच गए पीछे कि फर्स्ट नंबर आएगा, सेकेंड नंबर आएगा या फिर थर्ड नंबर आएगा, है ना। अब देखिए कुड जो है ये एक मोडाल्स है, आप सभी जानते हैं। मोडाल्स के बाद में क्या आता है? हमेशा हैव आता है। ये अभी हमने लास्ट थर्ड फोर्थ क्वेश्चन में देखा था, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन भी कट चुका है आपका, ओके जी। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, इन दोनों में से एक होना चाहिए। सबसे पहले इस चीज़ को ख्याल में रखना कि सेंटेंस में क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होती है और फिर क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। जनरली भाषा में अगर जनरली आपसे मैं बात करूं तो सेंटेंस की स्ट्रक्चर यही बनती है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। इसे हम ऐसे बोलते हैं साधारण वाक्य। और अगर मैं आपके बुक की लैंग्वेज की बात करूं तो इसे कहा जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस, ओके जी। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना, तो ऐसा कोई भी साइन नहीं मिला हमें कि जैसे क्वेश्चन मार्क का मान लो पीछे साइन होता तो मैं कह देती भी ठीक है हमारा सेंटेंस जो है वो इंटेरोगेटिव है ना। क्योंकि अगर आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो ना तब सिचुएशन थोड़ी सी बदल सकती थी। अगर हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता तो सबसे पहले क्या आती? हेल्पिंग वर्ब आती, सबसे पहले फिर आती हेल्पिंग वर्ब। इसका मतलब ये ऑप्शन भी कट गया। करेक्ट ऑप्शन क्या बच गया आपके पास? बी नंबर ऑप्शन, ओके जी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? इसको पढ़ो। ही इज़ द, है ना, ही इज़ द लिखा हुआ उसने, ब्लैंक, क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल द ऑफिसर्स। यहाँ पे जो आपको नीचे ऑप्शन मिले हैं ये सारे के सारे हैं एडजेक्टिव, आपसे एडजेक्टिव की डिमांड हो रही है, ओके जी। ऑप्शंस को पढ़िए और सेलेक्ट कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस जो है आपको पढ़ने से पता लगना चाहिए कि ये डिग्री की बात कर रहा है। डिग्री मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ। डिग्री जो है वो 3 टाइप की होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री में 2 बराबर के व्यक्तियों की बात की जाती है कि जैसा राम है वैसे ही मोहन है, ओके। कंपैरेटिव डिग्री में एक व्यक्ति की तुलना दूसरे व्यक्ति से की जाती है। कंपैरेटिव डिग्री में एक व्यक्ति की तुलना दूसरे व्यक्ति से भी की जाती है और आपको लगभग मोर देन भी मिलेगा। कंपैरिजन करने के लिए कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए, तो आपको मोर देन मिलेगा, ओके जी। लेकिन अगर उसके बजाय हो ना सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री ये होती है लास्ट वाली डिग्री, ओके। इसमें क्या होता है? एक व्यक्ति की तुलना एक बहुत बड़े ग्रुप से की जाती है। तो सेंटेंस को सबसे पहले देखिए, आपको पता लग जाना चाहिए कि डिग्री कौन सी है ना। ये है सुपरलेटिव डिग्री, क्योंकि यहाँ पे ही इज़ द ब्लैंक क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल द ऑफिसर्स, कि सारे ऑफिसर्स में से वो अकेला जो है ना सबसे ज़्यादा चतुर है, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है, कुछ ये सेंस है यहाँ पे, सबसे ज़्यादा चालाक है, ठीक है। तो देखिए सुपरलेटिव डिग्री है, ये तो हमें क्लियर हो गया, ओके जी। अब सुपरलेटिव डिग्री की पहचान क्या होती है वो देखिए। सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है उसको समझने के लिए एक चीज़ और देखिए, क्या होता है? एडजेक्टिव। आप एडजेक्टिव को जानते हैं सभी, बिल्कुल जानते हैं एडजेक्टिव क्या होता है ना। एडजेक्टिव वे शब्द होते हैं जो नाउन या फिर प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, ठीक है, उनको कहा जाता है एडजेक्टिव।
जैसे यहाँ पे क्लेवर जो है ना वो एक एडजेक्टिव है और किसकी विशेषता बता रहा है, ही की। ओके, कोई ही या फिर यहाँ पे कोई लड़के की बात हो रही है, वो सबसे ज़्यादा क्लेवर है किससे, सारे ऑफिसर्स से, ये सेंस आ रहा है। ओके जी, तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री की स्ट्रक्चर मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ, इधर देखिए। अभी मैंने लिखा आपके लिए एडजेक्टिव। कुछ एडजेक्टिव जो ऐसे होते हैं, इधर देखिए, कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनको बोलने के टाइम में इनको ना ऐसे तोड़ सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है, जैसे मैं एक एडजेक्टिव लिखती हूँ आपके लिए, रिच। यहाँ से समझिए, रिच। इस एडजेक्टिव को हम एक बार में बोल सकते हैं, मतलब ये एडजेक्टिव है सिंगल सिलेबल की स्पेलिंग। ओके, इसको कहा जाता है सिलेबल। ओके, सिंगल सिलेबल की स्पेलिंग है। इसके बजाय अगर मैं ये लिख दूँ हैंडसम, हैंडसम अगर मैं ये लिख दूँ, बिल्कुल ये भी एक एडजेक्टिव है, बट ये एडजेक्टिव अपने आप में डबल सिलेबल की स्पेलिंग है। डबल कैसे, हैंडसम। देखिए, इसको बोलने के लिए मुझे 2 बार ऐसे 2 टुकड़े करने पड़ रहे हैं। आसान भाषा, एकदम आसान भाषा में यही कह सकते हैं कि ठीक है जी, हमको इसको ना 2 बार में बोलना पड़ रहा है। बोलते टाइम हमें ना टोन चेंज करनी पड़ रही है ना, हैंडसम, या मैं बोलूँ ब्यूटीफुल, तो ब्यूटी एंड फुल, ठीक है। लेकिन ये जो रिच एक एडजेक्टिव है, या फिर हॉट एक एडजेक्टिव होता है ना, HOT, हॉट। देखिए, हॉट, हॉट अगर मैं बोलूँ ना, हॉट, हॉट बोलते टाइम देखिए मुझे इसको ना चेंज नहीं करना पड़ रहा है ना, सिर्फ हॉट बोलते ही काम खत्म, इसके टुकड़े नहीं करने पड़ रहे, इसलिए ये क्या है, सिंगल सिलेबल का एडजेक्टिव है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। क्या होता है सुपरलेटिव डिग्री में, जब सिंगल सिलेबल का एडजेक्टिव हो तो उसके साथ में हम EST लगाते हैं, लेकिन अगर डबल सिलेबल का एडजेक्टिव हो तो उससे पहले हम क्या लगाते हैं, मोस्ट लगाते हैं। ये तो थी खास बात, ये सुपरलेटिव डिग्री की पहचान है। इन दोनों से पहले चाहे आप फर्स्ट सिचुएशन को फॉलो करें, इसको फॉलो करें, चाहे आप इसको फॉलो करें, दा तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन के पास। देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्लेवरेस्ट लिखा है। क्लेवर एक एडजेक्टिव होता है, ये बात आप सभी जानते हैं। क्लेवर, चालाक, है ना। अब क्लेवर को बोलते टाइम हम इसे एक बार में बोल पा रहे हैं, है ना, एक बार में बोल पा रहे हैं क्लेवर, है ना। अब ये सिंगल सिलेबल का एडजेक्टिव था, इसलिए इसके साथ हमने जोड़ दिया EST, तो मोस्ट नहीं लगेगा। मोस्ट नहीं लगेगा मतलब मोर और मच की तो गुंजाइश ही नहीं है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आएगा नन ऑफ दीज। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में है व्हेन आई सा हिम, जब मैंने उसको देखा, है ना। ये क्या है, पास्ट टेंस है, सा वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो आई, तो मैंने क्या कर दिया, अपनी कार रोक ली। अब ये पास्ट में है ना, तो आगे भी पास्ट फॉर्म ही आएगी। आसान भाषा में अगर मैं कहूँ तो ये जो पास्ट टेंस होता है इसकी किसी के साथ नहीं बनती, किसी के साथ भी नहीं बनती। ओके जी, तो इस सेंस में आप ना तो ये लगा सकते हैं, ना ये लगा सकते हैं, ना ही ये, आपके पास केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर। ही चीटेड नॉट ओनली हीज फ्रेंड्स, है ना, ही चीटेड नॉट ओनली हीज फ्रेंड्स बट ऑल्सो ब्लैंक, क्या है आगे, पेरेंट्स। अब एक बात का ख्याल रखना, जब आपको क्या मिले, नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो मिले, तो जो बाद में आपको सब्जेक्ट दिया जाए ना, जैसे हीज फ्रेंड्स, इसके अकॉर्डिंग आप क्या लगाएंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव लगाएंगे। ओके, हीज फ्रेंड्स ये प्लूरल है, हीज नहीं आ सकता क्योंकि ये सिंगुलर के लिए आता है। हिम और हर की तो गुंजाइश ही नहीं है। करेक्ट ऑप्शन क्या है, देयर, क्योंकि ये प्लूरल के लिए आता है, मतलब दे का जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है वो क्या होता है, देयर होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझो इसे। ही इज़ सीनियर, ये भी एडजेक्टिव के टॉपिक से क्वेश्चन है। याद रख लो, ऐसे एडजेक्टिव जिनका अंतिम लेटर क्या हो, IOR हो, ठीक है। ऐसे एडजेक्टिव जिनका अंतिम लेटर क्या हो, IOR हो, इनको लेटिन एडजेक्टिव कहा जाता है, ठीक है। इनके बाद में अगर आपको किसी भी प्रीपोजिशन के या एडजेक्टिव की ज़रूरत पड़े, मोस्टली अगर कंपैरिजन की बात हो, तो आप हमेशा टू का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, टू का। इसका मतलब टू आएगा, ये तो पहली बात थी। ये कट गया जी और एक ये कट गया, 2 ऑप्शन तो गए, राइट, 2 ऑप्शन गए, ये तो हो गया पहला, ठीक है। सीनियर के बाद में टू आना चाहिए। और अभी सेकंड लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था, अभी 9 नंबर क्वेश्चन में किया था, डिग्री को समझा था, है ना। उसमें क्या देखा था हमने कि जो कंपैरेटिव डिग्री होती है उसमें लगता है मोर, और मोर के साथ लगता है देन। अब तो देन तो देखो जी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है ना। तो मैं आपको बता दूँ, ये जो देन होता है ना, इसका हिंदी अर्थ होता है तब, है ना, जब, तब, तब की सेंस में आता है, ठीक है। एडवर्बियल
एक एडजेक्टिव के रूप में, सॉरी एडवर्बियल के रूप में, और ये है एक एडजेक्टिव के रूप में। आपका करेक्ट ऑप्शन है सी नंबर। एक और अच्छी बात, वो आपको जब भी देन लगाना होगा ना, वो आपको यही वाला देन लगा के देगा, ये नहीं आता, ये गलत होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर। आई कैन नॉट प्रिपेयर टी फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए चाय नहीं बना सकती। देयर इज़ ब्लैंक मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर, क्योंकि रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज के अंदर बिल्कुल भी दूध नहीं है, ये वाला सेंस है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एडजेक्टिव के पोर्शन से क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिए। देखिए ये ना पूरी की पूरी एक ही फैमिली है, लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल। इसको ध्यान से समझिए। देखिए अगर मैं आपसे कहूँ एक इसको पहले देखिए, ये जो लिटिल होता है इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ है ना हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, ना के बराबर होना। जैसे यहाँ पे चाय की बात हो रही है कि एक कप चाय बना दो, अगर मैं ये कहूँ कप के अंदर ना सिर्फ एक बूंद दूध है, तो वो तो ना के बराबर ही है ना, वो तो ना ही होता, उससे चाय थोड़ी बनती है। तो इस लिटिल का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई चीज़ हमारे पास बिल्कुल भी नहीं होती। अ लिटिल का यूज़ हम तब करते हैं जैसे एक कप चाय बनाने के लिए मुझे दूध चाहिए, है ना, और दूध जो है ना वो आधे कप से थोड़ा सा कम पड़ा है, चाय बन तो जाएगी लेकिन अच्छी नहीं बनेगी, है ना। तो इस सेंस में हम लगाते हैं अ लिटिल। द लिटिल का यूज़ तब किया जाता है जैसे एक कप चाय बनाने के लिए मुझे दूध चाहिए, लेकिन दूध पड़ा है आधा कप, चाय उतनी अच्छी नहीं बनेगी जितनी अच्छी हम घरों में पी लेते हैं, है ना। भी सीधा दूध में अगर अपनी पत्ती डाल के पीते हैं बहुत अच्छी चाय बनती है, तो वो चाय तो नहीं बनेगी लेकिन हाँ चाय बन जाएगी, आपका काम चल जाएगा, तो उस सेंस में आता है द लिटिल। ओके जी। एक्चुअल में क्या होता है, लिटिल का हिंदी अर्थ, लिटिल के साथ चाहे आप ए लगा दो चाहे आप मत लगाओ, लिटिल का हिंदी अर्थ होता है थोड़ा, कोई चीज़ है ना कम है उस सेंस में, ठीक है। अब अगर सिर्फ लिटिल आ जाए इसका मतलब तो है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, आप काम भी नहीं चला सकते। और अगर ये आ जाए हाँ कुछ काम चल जाएगा लेकिन इतने अच्छे से नहीं चलेगा, और इसका मतलब है हाँ अब ठीक है, और बढ़िया हो सकता था लेकिन चलो अब हम कुछ खुश हैं। आपको चाहिए एक चीज़, देखिए यहाँ पे फिर से, यहाँ पे वैसे इसका आंसर तो आएगा लिटिल, ठीक है, लिटिल आएगा इसका आंसर। फिर भी देखिए मान लीजिए आपको है ना 100 रुपये चाहिए, पापा ने बोला मैं आपको ना सिर्फ 10 रुपये दे सकता हूँ, आप कहोगे ठीक है मैं नहीं जा रहा, मेरा काम ही नहीं चलेगा, क्या फ़ायदा। लेकिन आपके पापा ने बोला कि चलो मैं आपको 50 रुपये देता हूँ, हाँ अब आपका कुछ काम चल जाएगा, पार्टी हो सकती है 50 रुपये में, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन जैसी आपको चाहिए ना वैसी नहीं होगी, ठीक है। तो सेंस में आप ए लगा सकते थे साथ में, ठीक है। लेकिन अगर आप द लिटिल लगाना चाहते हो ना, द लिटिल लगाना चाहते हो, आपने पापा से 100 रुपये की डिमांड की बट आपको 70 रुपये मिले, याद रखना 100 रुपये पूरे नहीं मिले, 70 रुपये मिले, मतलब 50 रुपये से तो कुछ अच्छी पार्टी हो ही जाएगी। ओके, तो इस सेंस में हम क्या लगाते हैं, द लिटिल। तीनों समझ में आ गए होंगे, मैं ये मान के चल रही हूँ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, मैनी के साथ में लिखा मैंने ए, कभी भी आपको मैनी अकेला मिले, इसका हिंदी अर्थ होता है बहुत, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो तो इसका हिंदी अर्थ मतलब होता है बहुत, मैनी का, ठीक है। मैनी के बाद में जो नाउन आती है ना वो हमेशा काउंटेबल होती है, जैसे लिखा है इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट, स्टूडेंट को बिल्कुल हम गिन सकते हैं, है ना। लेकिन अगर सिर्फ मैनी लिखा हो, यहाँ देखिए ए भी लिखा है मैंने मैनी के साथ, है ना, अगर केवल मैनी लिखा होता तो जो इसके बाद में नाउन आएगी ना वो आएगी प्लूरल फॉर्म में, मतलब स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे, है ना, स्टूडेंट्स लिखा होना चाहिए था, बट मैनी के बाद में मैंने तो लिख दिया ए, इसका मतलब सिंगुलर आ गया, स्टूडेंट सही है। अगर यहाँ पे स्टूडेंट सही है तो पास द एग्जामिनेशन, IIT एग्जामिनेशन की बात हो रही है, इसका मतलब मुझे वर्ब चाहिए सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब की अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे हैज़, हैव नहीं आ सकता, डिड भी नहीं आ सकता, डिड और डज ये भी नहीं आ सकता, ठीक है जी, ये दोनों ही नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते, मैं इनका थोड़ा सा यूज़ और बता देती हूँ, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो देखिए डू और डज या फिर डिड, इन तीनों का यूज़ इंग्लिश की ग्रामर में या तो आप मेन वर्ब के रूप में कीजिए, अगर आप इनको एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ करना चाहते हो तो कंडीशन होती है कि या तो आपका सेंटेंस हो नेगेटिव, नॉट वगैरह कुछ लिखा हो, या फिर आपका सेंटेंस हो इंटेरोगेटिव। हमारा सेंटेंस जो है बिल्कुल साधारण था, इसलिए एज अ मेन वर्ब भी इनका यूज़ यहाँ पे नहीं किया जा सकता। ओके जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। द फ्रंट पेज स्टोरी वॉज अबाउट अ स्कूल गर्ल, स्कूल गर्ल जो है किसी लड़की की बात हो रही है, ठीक है। ब्लैंक हैड हर्ट हर सेल्फ,
ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे मुझे क्या लगाना है, एक रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है ना। ये हु, होम और विच। पहली बात तो ये कि क्या क्या इनमें से कट सकता है। ही कट गया क्योंकि जो मेरा सब्जेक्ट है वो क्या है, एक गर्ल है, लड़की है, इसलिए ही कट चुका है। विच का यूज़ याद रखना नहीं किया जाता, क्योंकि विच का यूज़ जानवरों के लिए या फिर जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है उनके लिए किया जाता है, ठीक है। ही और विच कट चुका है। अब मेरे पास बच गए दो ही ऑप्शन। तो यहाँ पे ना ये आएगा हु। ये बताऊँ कब आता है, ये तब आता है जब क्या होता है, इसके जस्ट बाद में ना वर्ब दी जाए। गांठ बांध लो इस बात को, ये हमेशा वर्ब के लिए आता है, मतलब इसके जस्ट बाद में वर्ब होनी चाहिए। या मैं यूँ कहूँ किसी भी सेंटेंस में, जैसे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, अगर ये वाली सीट खाली हो ना सब्जेक्ट की, ये वाली सीट खाली हो, तब हम हु का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर ये वाली सीट खाली होती ऑब्जेक्ट की, तो हम किसका यूज़ करते हैं, होम का, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्या कह रहे हैं। द लास्ट थिंग दैट द फॉन्ड मदर गेव हर ओनली सन वॉज ब्लैंक ब्लेसिंग्स। यहाँ पे आपसे पॉजेसिव एडजेक्टिव की डिमांड हो रही है, ओके। ये देखिए पॉजेसिव एडजेक्टिव कैसे यूज़ किए जाते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किए जाते हैं, ठीक है। जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या लगाते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव। अगर मेरा सब्जेक्ट होता ही तो मैं पॉजेसिव एडजेक्टिव लगाती हीज, ठीक है। अगर मेरा पॉजेसिव एडजेक्ट जो सब्जेक्ट है वो होता शी, या फिर किसी लड़की का नाम लिख के दिया जाता, तो मैं यहाँ पे लिखती हर। यदि मेरा सब्जेक्ट कोई निर्जीव चीज़ होती या फिर इट होता, तो मैं लगाती इट्स। अगर मेरा सब्जेक्ट कोई प्लूरल चीज़ें होती, जैसे बॉयज़ लिखा होता, गर्ल्स लिखा होता, या फिर कोई निर्जीव चीज़ें, पशु पक्षी, किसी की भी बात हो, प्लूरल सेंस में होती, तो मैं लगाती देयर। लेकिन यहाँ पे तो बात हो रही है मदर की, दिख रहा है। द लास्ट थिंग दैट द फोन मदर गेव हर ओनली सन, उसने अपने बेटे को क्या दिया, वॉज ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद दिया। क्या आना चाहिए, हर आना चाहिए, ठीक है जी। चलिए लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर देखिए क्या कह रहे हैं। यस, ईच ऑफ दैम हैज़ टू अंडरस्टैंड ब्लैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस क्वेश्चन में क्या होता है, इस क्वेश्चन के अंदर जो ईच ऑफ है ना, ये ईच ऑफ, इनके बाद में कभी भी आपको कोई वर्ब लगानी पड़े ना, वर्ब लगानी पड़े या पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज़ करना पड़े, ईच ऑफ आ जाए, एवरी ऑफ, नन ऑफ, ईदर ऑफ, है ना, इनके बाद में हमेशा सिंगुलर ही आता है सब कुछ, इसलिए वर्ब देखिए सिंगुलर है। और अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव लगाना पड़े तो वो भी सिंगुलर आएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, हीज आएगा। ओके जी, थैंक यू। अगर कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी आपका मतलब कोई क्वेरी हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है जी।